हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, टोटल आज आज का लेक्चर मिलाकर 7 लेक्चर बकाया हैं, जिसमें हमें बेटा 2 चैप्टर फिनिश करने हैं। बेटा रुक जाओ, सुन भी लो मेरी। एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है बेटा, और फिर बात करेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो उम्मीद है मेरे को ये चैप्टर भी बेटा 2.5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, और 1.5 दिन पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए, 4 दिन है मेरे पास एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के लिए, और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 दिन। बेटा कमिंग फ्राइडे लास्ट लेक्चर होगा, जो भी फ्राइडे आएगा बेटा। 16 को बैठ रहा है ना शायद, 16 को बैठ रहा है बेटा। 17, 18, 19, 20, 21 इतना बहुत है इंग्लिश के लिए। ठीक है जी। फुल फ्लेज 5 दिन देंगे। 5 दिन तक कोई भी वैसे ही चलेगा किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है। मुझे चैप्टर मत गिनवा भाई, 20 चैप्टर कितने हैं, मैं अपने गिनवाऊंगा तेरे को चैप्टर कितने हैं। पूरे साल पढ़े हो? अच्छा, पता लग गया भैया। इनकम क्वेश्चन करने में जान निकल गई थी। पूरे साल पढ़े, कन्वर्जन नहीं आ रहा। एनडीपी एट एफ सी का जीएनपी एट एफ सी में पूरे साल पढ़े हैं ये। निकम में इतना तो नहीं पढ़ते भाई तुम। ये तो मैं ऐसे ही करा लेता। लो बाबू, 6.1 टॉपिक में कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन में मैंने हटा दिया बेटा। बाबू 6.2 टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। बाबू पढ़ना जरा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। वैसे हल्की सी बात कर देते हैं सर। थोड़ा सा वर्कर की डेफिनेशन में चेंज हुआ बेटा। हमें लगता है कि वर्कर कौन है बेटा, वो इंसान जो नौकरी कर रहा है वो वर्कर होता है। पर बाबू इसने हमारा थोड़ा सा मिथ चेंज किया। इकोनॉमिक्स के हिसाब से बेटा वर्कर वो नहीं होता जो नौकरी कर रहा है। वर्कर कौन है बेटा? वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हो बेटा, यू आर कंसीडर्ड एज वर्कर। और बाबू साथ ही साथ एक और बात भी आती है कि आप ये भी बोल सकते हो बेटा, वर्कर वो इंडिविजुअल है जो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन में एंगेज्ड है, या बेटा वो इज कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल इनकम। ठीक है जी बेटा। और अगर देखा जाए तो बाबू अगली बात ये होगी कि वर्कर कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा ब्रॉडली वर्कर 2 तरीके से हो सकते हैं बेटा। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और बेटा हायर्ड वर्कर। ठीक है जी, अभी करूंगा उसकी चर्चा। पहले बेटा एनसीईआरटी में बता दूं वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा वहां से पढ़ लेते हैं। तो वो इस चैप्टर में ना ये थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक है। ठीक है ना, यहाँ वर्कर की बात करेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की भी हल्की सी बात करेंगे। लेकिन बेटा फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर थोड़ी देर तक नजर नहीं आएगा, और फिर कहीं और दूर टॉपिक में ले जाकर वहां बात करेंगे। तो बेटा मैं सीधा वहीं लेकर जा रहा हूँ आपको, जब जिसकी जरूरत होगी तब वो पढ़वा दूंगा आपको। सीधा स्टैट्स आने शुरू हो जाएंगे बेटा। यहाँ तो इनके अभी मेरे को ये चाहिए नहीं सब। पहले बेसिक बातें भी पूरी नहीं हुई। बाबू पढ़ना शुरू करेंगे टॉपिक हम, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द हायर्ड वर्कर। पढ़ना बेटा। पढ़ना बेटा। आज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा थका हुआ है, मतलब बहुत आसान है। अभी स्टैट्स को इग्नोर कर सकते हो। मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, हार्ड वर्कर, कैजुअली हार्ड, रेगुलर सैलरीड, ये सब पढ़वाना था। स्टैट्स की बात कल दोबारा भी कर लेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टैट्स हैं, क्या करें। है तो है। पढ़ाएं आपके।
वो यहां तक पढ़ देना और एक बार रुक जाना। डन। ठीक है, ठीक है बाबू, यहां तक डन है। बाकी अभी मुझे चाहिए नहीं बेटा, सामने देखना। अब आज पढ़ने वाला कुछ नहीं है, सब सारी बातें समझने वाली है, सब सामने देखेंगे बाबू। वर्कर की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले वर्कर की बात को फिनिश करते हैं और फिर बेटा जो चैप्टर का नाम है मुझे उस पर जाना है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए। वो वर्कर कौन है, अभी मैंने बताया, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी मींस वैल्यू एडिशन। यानी कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वर्कर को? वर्कर एक इंडिविजुअल है जो बेटा कंट्रीब्यूट करता है या तो नेशनल इनकम है या बेटा वैल्यू एडिशन, वही वर्कर है। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन नेशनल इनकम और इन वैल्यू एडिशन। सिंपल बात, सबसे सिंपल बात। ठीक है जी, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है आज के एंगल से सोचोगे। कल थोड़ा सा स्टार्ट आएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। बाबू वर्कर की कैटेगरी दो ही है बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और बेटा हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और बेटा हायर्ड वर्कर। और बेटा हायर्ड वर्कर में भी देखो तो फर्दर दो कैटेगरी हैं बेटा, वन इज कैजुअली हायर्ड वर्कर और बेटा दूसरी कैटेगरी है बेटा रेगुलर सैलरीड वर्कर। लो जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या है बेटा? These are those worker who are engaged in their own business and profession। बेटा अपने बिजनेस अपने प्रोफेशन में लगे हुए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। एग्जांपल में आपके सामने खड़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है जी। तो बेटा हायर्ड वर्कर क्या होते हैं? हायर्ड वर्कर बेटा हु वर्क फॉर अदर एंड इन रिटर्न अर्निंग सैलरी और वेजेस। बेटा जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो हायर्ड वर्कर हैं और बेटा इन रिटर्न या तो सैलरी अर्न करते हैं या वेजेस। डिफरेंस आपको पता ही है, अकाउंट्स की चर्चा तो है नहीं बेटा कि सैलरी वेजेस में डिफरेंस ढूंढे। ठीक है जी, सिंपल बात, बढ़ाएं बात को आगे बेटा। हायर्ड वर्कर फर्दर दो तरीके के हैं, कैजुअली हायर्ड और बेटा रेगुलर सैलरीड। अब ये क्या फर्क होता है बेटा? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कैजुअली हायर्ड और ये है रेगुलर सैलरीड। यानी कि बेटा ये वो वर्कर है जो बेटा दिहाड़ी पे काम करते हैं, दे आर द डेली वेजर्स। काम मिले तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक बेटा। दे आर नॉट ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर। ये बेटा किसी भी एम्प्लॉयर के परमानेंट पेरोल पर नहीं है। और बेटा दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ना पेंशन ना प्रोविडेंट फंड ना ग्रेचुटी, इनके लिए कुछ नहीं है। जैसे कि बेटा जितने भी मजदूर मजदूरी करने आते हैं जो सिविल कंस्ट्रक्शन में एंगेज्ड हैं, वो सब डेली वेजर्स हैं, कोई भी परमानेंट पेरोल पर नहीं है। ठीक है जी। तो रेगुलर सैलरीड क्या होते हैं बेटा? दे आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर, दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जस्ट लाइक प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी और पेंशन। समझ में आई बेटा बात? कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बस बाबू अब मैं वो बातें कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है पर जरूरी है, पेपर का पार्ट होती है। ठीक है जी, सब सामने देखेंगे बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं जैसे का चैप्टर है बाबू। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन मुझे लगता है सबने पढ़ी है आज तक, ठीक है ना जी, और एक ही एंगल से पढ़ी है। फटाफट से बताना क्या पढ़ा आज तक। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, willing to work at existing wage rate but does not get work। वही तो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं एक बार लिख देता हूं, मुझे दो तीन डिस्कशन कर रहे हैं इस पे, फिर बात को आके। एबल टू वर्क, willing to work at existing wage rate, but does not get work। लो बेटा अब सुनना और समझना बाबू। अगर आपके सामने कोई पर्सन ये कह रहा है ना कि इंडिया के 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ में से इतने अनएम्प्लॉयड है, तो बाबू समझ जाना उसको टेक्निकली तो पता ही नहीं अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या।
बाबू कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट ही नहीं होती। ये कौन महारथी हैं जो हमें टोटल पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं? बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कहती है व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट वर्क। अब आपको पता है इस डेफिनेशन में से कितने लोग बाहर हो जाएंगे, पहले ये भी समझ लो। बेटा पर्सन शुड बी एबल टू वर्क, और इंडिया के हिसाब से सोचें तो 18 प्लस एज है तभी आप एबल टू वर्क हो, वरना तो आप चाइल्ड लो, और चाइल्ड लेबर यूज करना बैन है। तो बाबू अगर 18 से कम हो तो बेटा यू आर नॉट एबल टू वर्क। ठीक है जी, आधे तो आप में से चाइल्ड लेबर ही कर रहे हैं पढ़कर बेटा यहाँ। ठीक है जी बाबू। ओ विशेष, यार ये छोटे बच्चों की बातें ना करो यहाँ पे यार, ये विशेष भाई। लो इधर देखना बाबू, एबल टू वर्क नहीं हो बेटा अगर आप 18 से बिलो। अच्छा अगर मैं बोलूं हमारे देश की पॉपुलेशन टोटल 140 करोड़ है, पर 20 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी भी है जो बिलो 18 है, तो बेटा ये 20 करोड़ तो पहले ही बाहर हो गए, दे आर नॉट एबल टू वर्क। दूसरी बात बेटा, आप विलिंग टू वर्क भी होने चाहिए एग्जिस्टिंग वेज रेट से। और बेटा इंडिया का स्टैट्स तो ये भी कहता है बेटा, एक इंसान ने इंजीनियरिंग कर ली, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको 30,000 कम से कम मिलना चाहिए। अगर उसको 25,000 भी ऑफर होता है, कहता मैं नहीं करता काम, मैं खाली बैठ लूंगा, मैं नहीं करूंगा काम। ठीक है ना जी बाबू, जब तक इंसान को उसके एक्सपेक्टेड सैलरी की जॉब नहीं मिल जाती वो काम ही नहीं करता। तो बेटा जो विलिंग टू वर्क नहीं है, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट ऑफर हो रहा है सर वो भी बाहर, और कम से कम 30 करोड़ लोग ये भी हैं बेटा। तो बाबू कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट होगी ना तो विलिंग टू वर्क वाली बात देख रहे हैं। अगर बेटा एक इंसान को काम मिलने को तैयार है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और अपनी मर्जी से काम करने को तैयार नहीं है, सर वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। और बेटा अगर पर्सन एबल टू वर्क ही नहीं है, सर वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। यानी कि बेटा अगर जो मैंने स्टार्ट बोले 20 करोड़ और 30 करोड़, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट देखी किस पॉपुलेशन से जाएगी बेटा? 90 सीआर से, 140 करोड़ से नहीं। समझ आई आपको ये बात? पक्का से ये बात क्लियर है? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू आगे बढ़ाने के लिए मुझे अभी 4 से 5 मिनट लिखना है, आप इतने गप्पे खाको, इतने हम 4 से 5 मिनट लिखने वाला काम निपटाते हैं। अगर भाई पोज ही कर देना बेटा। ये 3 टॉपिक अब समझने हैं, सब सामने देखो भैया, हो गई यार 3-4 मिनट हो गए, करने दी बातें, अब समझ भी लो। वो 3 टॉपिक समझने हमें, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। और यहां से बेटा कुछ टेक्निकल 2-4 फॉर्मूला भी हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, पहले आराम से टॉपिक समझेंगे बेटा। बाबू मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा और फिर बेटा आगे बढ़ाएंगे बात को। बाबू मैं थ्योरी अभी रीड करा दूंगा आपको, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृष्णा ऐसा दिखता है तू यार। हेलो, कैरी पहले इनके नामकरण करो बेटा, पेपर में करियो नामकरण इसके, मेरे पे समय ना है। ठीक है जी, पहले पेपर में इसके नामकरण ही करियो तू। लो सामने देखना बेटा बाबू, ये किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है जो कि आपको 10 दिखाई दे रही है, इंडिया की कभी नहीं हो सकती बेटा। बाबू ये टोटल पॉपुलेशन है। एक मिनट आप सामने देखो सर। बाबू मान लो ये 2 लोग या तो एबल टू वर्क नहीं है या विलिंग टू वर्क नहीं है। मान लो बेटा ये दोनों लोग बिलो 18 है, बिलो 18 है। क्या बेटा जब भी मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा इसकी बात करूंगा? नहीं बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट ही नहीं होती। ठीक है जी बाबू, ये 2 लोग एबल टू वर्क भी हैं और विलिंग टू वर्क भी हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। एबल टू वर्क भी है, विलिंग टू वर्क भी है, और बेटा इनको नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है जी, और बेटा ये 6 लोग बेटा इनके पास एक्चुअली में नौकरी है। ठीक है जी, अब बाबू इन 6 लोगों को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? जिनके पास नौकरी है बेटा इनको हम बोलते हैं वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फोर्स। 1 मिनट के लिए सामने देखना और ये वर्क फोर्स की डेफिनेशन पढ़ना। यार यहां पर एक वर्ड मिसिंग।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। वर्कफोर्स क्या है बेटा बाबू, वो वर्कर जिनके पास एक्चुअली में बेटा काम है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या हार्ड है, लेकिन एक्चुअली में काम है बेटा, विलिंग टू वर्क वाली बात है, हमने इसमें कैलकुलेट नहीं करी। जो पर्सन एक्चुअली में वर्किंग है वही वर्कफोर्स है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा, अगर मैं इन 8 लोगों की बात करूं, यानी कि जो एक्चुअली वर्किंग है वो, और जो बेटा विलिंग टू वर्क है वो, इनको बेटा हम बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, लेबर फोर्स। एक मिनट जरा लेबर फोर्स की बात पढ़ना फटाफट से। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू लेबर सप्लाई की बात 5 मिनट के बाद सब सामने देखना बेटा। अगर मुझे टेक्निकली अभी इन 2 टर्म के बारे में ही पता हो और 2 टर्म से मुझे कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने हो, तो मैं कैसे डिराइव कर सकता हूं। सबसे पहले बेटा मैं अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। आप बताओ किसके बराबर होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। देखो यहां तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 2 लोग अनएम्प्लॉयड है, ये एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, पर काम नहीं मिल रहा। सर अगर समझदार हो तो बेटा फॉर्मूला बैठेगा लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। आप खुद सोचो ना बेटा, कैसे निकाला मैंने। लेबर फोर्स क्या है, नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एज वेल एज दोस हु आर विलिंग टू वर्क। और बेटा ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। बेटा इसमें से अगर एक्चुअली वर्किंग बाहर कर दोगे तो वही तो बचेंगे जो दोस हु आर विलिंग टू वर्क एंड डज नॉट गेट वर्क। ठीक है ना जी, मेरे एग्जांपल में भी यही कहानी है बेटा। 8 लोग विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क है, और बेटा एक्चुअली वर्किंग भी है, जबकि 6 लोग के पास एक्चुअली में काम है बेटा। बाबू 8 में से 6 माइनस कर दोगे 2 ही तो बचेगा। और घूम फिर के मेरी बात भी यही कहती है कि ये 2 लोग ही अनएम्प्लॉयड है। मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा ही बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बात। तो अगर मैं ये पूछूं अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ में आती है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ये बताना सच्ची, सामने देख ले बेटा, घर तू भी। बाबू अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है मुझे बताओ। फॉर्मूला आपने ही बनाना है, मैंने नहीं बनाना, बताओ। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन अपॉन लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि अब समझदारी से ये भी समझ लो बेटा, अब वो 8 लोग विलिंग टू वर्क या एबल टू वर्क या एक्चुअली वर्किंग हैं। ठीक है जी, 6 लोगों के पास तो एक्चुअली में काम है, 2 लोग एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क भी हैं। बाबू इनमें से 2 लोगों को काम मिल नहीं रहा, 6 लोगों के पास काम है। बाबू अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा लेबर फोर्स से कैलकुलेट होती है, ना कि बेटा टोटल पॉपुलेशन से। मैंने शुरुआत भी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन यही की थी कि बेटा दोस हु आर नॉट एबल टू वर्क, दोस हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, ये तो कभी काउंट ही नहीं होते अनएम्प्लॉयमेंट में। 50 करोड़ तो बाहर कर दो, बाकी 90 करोड़ एबल टू वर्क भी है, विलिंग टू वर्क भी है, उससे कैलकुलेट करना बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। मैं वही कर रहा हूं। क्लियर है बेटा बात, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लेबर फोर्स से निकलता है, टोटल पॉपुलेशन से नहीं। ठीक है जी, अच्छा और एम्प्लॉयमेंट रेट, अब मैं काम की बात करने जा रहा हूं, सर ढंग से सुन लो, क्योंकि ये चीजें टेक्निकल मुद्दा है और कोई नहीं समझाता, सबको लगता है थ्योरी है भाई आईडी। बाबू पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं जिसको आप एम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हो सिंपल भाषा में, टेक्निकली बेटा उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, दैट मींस वर्क फोर्स। और बेटा ये रेट हमेशा टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो मेरे देश की पॉपुलेशन 10 है और एक्चुअली में काम सिर्फ 6 लोगों के पास है, यानी कि एम्प्लॉयड सिर्फ 60% लोग है। पर इसका मतलब ये नहीं आप कह दो अनएम्प्लॉयड 40% है, अनएम्प्लॉयड 25% है। अनएम्प्लॉयड कैसे निकलता है, अनएम्प्लॉयड बेटा टोटल पॉपुलेशन से निकलता है, वो लेबर फोर्स से निकलता है। अब थोड़े सा समझदार बनना, एम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा टोटल पॉपुलेशन में से, इसका मतलब ये नहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बचा हुआ है तो 100% में से माइनस कर दोगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा लेबर फोर्स से। क्या मैं क्लियर हूं इस चीज को लेकर।
अच्छा कुछ है, बोलो बोलो, मेरे से पूछो, वो पहली बार कर रही है वो भी, 12th है। बाबू कुछ चीजों का लॉजिक नहीं होता, इकोनॉमिक्स ने ऐसा सोचा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये मेरे से वो ये पूछना चाह रही है कि ये इसको क्यों नहीं निकालते टोटल पॉपुलेशन में से, या इसको लेबर फोर्स से क्यों नहीं निकालते। वो कुछ चीजों के पीछे लॉजिक है नहीं है। आपका नाम प्राची क्यों है, शिविका क्यों नहीं है? नहीं है ना लॉजिक। कह रही अच्छा शिविका नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता। बाबू बात समझ में आती है क्या? ठीक है जी, अभी आपको बता देता हूं, जब आपने बेटा हायर्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर पढ़ा, तो सबसे पहली लाइन में ना एक बात आई थी, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि कुछ चीजें आप पूछोगे नहीं, आपको लगता है इग्नोर करने लायक होती है हर चीज। ये पढ़ा था आपने? बता देता हूं, यही पार्टिसिपेशन रेट है। सुन लो बेटा, ये जो लिखा है ना वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ये कुछ और नहीं है, पार्टिसिपेशन रेट है। मैंने और फॉर्मूला में क्या बताया भैया? वर्कर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ही तो किया, मतलब वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ही तो किया। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू लेबर सप्लाई पढ़ना बेटा, क्या लिखा मैंने? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर। इट इज कैलकुलेटेड ऑन मैन आवर बेसिस और मैन डे बेसिस। 1 man day is equals to 8 man hours। लो जी, समझाता हूं क्या मतलब है। बाबू टोटल 6 लोगों के पास काम है बेटा, आउट ऑफ 8, ठीक है ना। 2% तो बिलो 18 है, तो उनको तो काउंट ही नहीं करना बेटा। इन 6 के पास काम है, ये 5 लोग तो बेटा 7 घंटे काम करने को तैयार है, ठीक है जी। और ये एक आदमी कहता है मैं तो बस 5 ही घंटे काम करना चाहता हूं। लेबर सप्लाई का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर, कि लेबर कितने आवर्स काम करना चाहती है। कैलकुलेट कैसे होता है? मैन आवर बेसिस और बेटा मैन डेज बेसिस। बेटा ये 35 घंटे काम करना चाहते हैं, ये 5 घंटे, यानी कि बेटा बोला जाए तो बाबू 40 मैन आवर्स काम होना चाहिए एक दिन में। यानी कि लेबर सप्लाई कितनी है बेटा, अगर मेरी कंट्री की बोलो तो 40 मैन आवर्स, ठीक है जी। और अगर इसको मैन डेज में कैलकुलेट करना हो तो डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 5 मैन डेज काम होता है। यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बाबू ये समझते हैं कि 8 घंटे हर कोई काम कर सकता है, पर आप कितना कर रहे हो? 5 लोग कह रहे, 7 ही घंटे कह रहा है, 5 घंटे। यानी कि रिजल्ट क्या है आखिरी में? रिजल्ट तो यही आया ना, 5 मैन डेज काम हो रहा है। काम कितने लोग कर रहे हैं? 6 मैन कर रहे हैं, पर काम फिर भी कितना हो रहा है? 5 मैन डेज का काम हो रहा है। हाँ समझ नहीं आया? अभी समझा रहा हूं, बुद्धि पे जोर डालना थोड़ी सी। बाबू 6 लोगों के पास काम है, ये दिखाई दे रहा। लेबर सप्लाई क्या बताती है पहले बताओ? अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर। और कैसे कैलकुलेट होती है? या तो मैन आवर बेसिस या मैन डेज बेसिस। और कैसे निकलते हैं मैन डेज? 1 man day इज इक्वल टू 8 मैन आवर्स। एक मैन डे कब माना जाएगा? जब 8 घंटे काम होगा, ठीक है जी। इन 5 ने काम तो 7 ही घंटे काम करना चाहते हैं, और एक ने कहा जी मैं तो 5 ही घंटे काम करना चाहता हूं। तो मैंने कैलकुलेट किया कि कितने मैन आवर्स काम हो रहा है एक दिन में मेरी कंट्री में, ठीक है जी। 6 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कितना काम कर रहे हैं? 40 घंटे का काम कर रहे हैं, 40 मैन आवर्स। अगर इसको मैन डेज में कैलकुलेट करना हो तो बेटा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 man day इज इक्वल टू 8 मैन आवर्स ना। तो मैं इसको मैन डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैंने 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5 मैन डेज। अब मुझे प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है? 6 लोग काम कर रहे हैं, पर फिर भी कितना काम हो रहा है? 5 मैन डेज, यानी कि 5 आदमियों के बराबर ही काम हो रहा है। यानी कि वो यही मान के चलते हैं ना कि एक पर्सन 8 घंटे तो एटलीस्ट काम कर सकता है 24 में से। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का? अब बढ़ जाएं आगे। बाबू कुछ भी पूछना है पूछ लो, अब अभी तक जितना टॉपिक हुआ, ये 3 टॉपिक में से स्पेशली कुछ भी, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ठीक है जी। अगर कुछ नहीं पूछना तो बात को आगे बढ़ा। कौन सी? लो जी एक बार ये टेबल भी रीड कर लो भैया, ये मेरा टाइम बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही जानबूझ के। चलो अच्छा एक बात बताओ बराबर से, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूलाज बताओ यहां से। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स,
इसमें क्या आया, एक्चुअली में वर्किंग लोग और बेटा दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, दोनों आ गए। बाबू इसमें कौन आया, जिनके पास एक्चुअली में काम है। अच्छा जो जिसके पास एक्चुअली में काम है और विलिंग टू वर्क भी है, अगर उसमें से एक्चुअली वर्किंग को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ विलिंग टू वर्क ही तो बचेगा। यही तो अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक इंसान विलिंग टू वर्क है तब भी नहीं काम मिलता। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना हो तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेबर फोर्स कभी भी टोटल पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं निकलती, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब पार्टिसिपेशन रेट वो हमेशा टोटल पॉपुलेशन से निकलता है। कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, मेरे एग्जांपल में पार्टिसिपेशन रेट इज 60% बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 25%, वो 40 नहीं हो सकता। ठीक है जी, पार्टिसिपेशन रेट को ही हम वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी कहते हैं। ठीक है जी, अब बाबू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से। बाबू अब मैं थोड़े से स्टैट्स की चर्चा शुरू कर रहा हूं। बाबू ये था पहला टॉपिक जो हमने यहां तक पढ़ा था, अब आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना चाहिए फटाफट से। बाबू टॉपिक को देखोगे, एनसीईआरटी को देख लो, सीधा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन रेट पता ना बच्चे को, पढ़ा दो बस फटाफट पार्टिसिपेशन रेट। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा अनसिस्टमैटिक है, पहले मेरे को सिस्टम में लाने दो इस चीज को। ठीक है जी बाबू, पढ़ना शुरू करना और ये स्टैट याद भी रखना है। चर्चा करूंगा इन दोनों ही टॉपिक पर कल, पर आज पढ़कर जरूर चलेंगे। पढ़ना बेटा। बाबू अगर कभी पूछे व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट 1 मार्क, तो ये परफेक्ट आंसर है, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। दिस रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग दैट द प्रोपोर्शन, मतलब participation rate is the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and service। बेटा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन से ही तो कैलकुलेट होता है, टोटल पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शन जो एक्टिवली एंगेज्ड है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वही तो पार्टिसिपेशन रेट है, वही तो एम्प्लॉयमेंट रेट है। चलो जी बढ़ते रहो आगे। आगे बढ़ाएं बेटे बात को, बस यहां तक पढ़ दो, बाकी चर्चा कल, यानी कि कोई भी स्टार्ट नहीं आएगा आज इस टॉपिक का, वो कल ही पढ़ेंगे यहां तक। हाँ डन, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।